नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अविनाश किशोर एवियन सर प्रेजेंट हूँ अगला लेक्चर लेकर, जो द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या होता है उसको आप समझिए। अभी तक आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, जिसमें आपने क्या पढ़ा कि m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एन ऐसे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ग्रेविटी की भी बात कर रहा हूं, तो मैंने क्या लगा दिया g1 m1 g1 r1 m2 g2 r2 m3 g3 r3, और इसको किससे भाग दे दिया m1 g1 प्लस m2 g2 प्लस m3 g3। मतलब यहां पर द्रव्यमान केंद्र जैसा सब कुछ है, सिर्फ यहां पर क्या आ गया एक्स्ट्रा, ग्रेविटी की बात करने लग गए। ठीक है, लेकिन अभी तक तो जो भी हम पढ़ते थे उसमें ग्रेविटी का मान तो परिवर्तित नहीं होता था। सही बात है, अगर आप पृथ्वी के सतह के आसपास ही उसको पढ़ें तो फिर ग्रेविटी का मान नहीं परिवर्तित होगा। लेकिन अगर आप ऊंचाई पे जाएं तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो परिवर्तित हो जाता है। ऐसे में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वाकर्षण केंद्र परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब दोनों एक ही बिंदु पर आएगा। कब? अगर जी का मान परिवर्तित ना हो। अगर यहाँ भी जी रहे जी रहे जी रहे जी जी जी, तो आप इसको कॉमन लेके काट दोगे, फिर तो वो सेंटर ऑफ मास ही हो गया। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही बिंदु पर आता है अगर जी का मान परिवर्तित ना हो। तो द्रव्यमान केंद्र एवं गुरुत्वाकर्षण केंद्र एक ही बिंदु पर होगी अगर जी एक समान हो। ठीक है, जी का मान परिवर्तित ना हो। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास बराबर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर जी कांस्टेंट है। ठीक, तो यदि एक छड़ है, छड़, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसी सेंटर ऑफ मास पर mg फोर्स अब लगाओगे आप। ठीक है, क्योंकि mg कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास एक ही बात हो गया अगर आप पृथ्वी के सतह के आसपास ही पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अब से mg कहाँ दिखाएंगे, केवल सेंटर ऑफ मास पे दिखाएंगे। तो अगर ये चूड़ी है, अगर ये रिंग है, आधी रिंग है, तो उसका सेंटर ऑफ मास पे आप mg दिखाएंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस वस्तु के बॉडी में लाई नहीं कर रहा है सेंटर ऑफ मास, बाहर भी लाई कर सकता है। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी तक जो भी आप पढ़ते आए, जो भी आप न्यूटन के चैप्टर में पढ़े थे, उसमें mg आप दिखा देते थे कहीं भी, क्योंकि आप उसको एक पॉइंट मास मान लेते थे, एक बिंदु मान लेते थे। लेकिन अब अगर एक डब्बा है बड़ा सा, तो बड़ा सा डब्बा दिखाओगे, लेकिन आप mg कहाँ दिखाओगे, उसके द्रव्यमान केंद्र पे दिखाओगे, उसके सेंटर ऑफ मास पे दिखाओगे mg का मान। समझ में आया? तो यही इस चैप्टर से पहले हिस्से में हमने सीखा कि सेंटर ऑफ मास पर mg फोर्स लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया मुझे। अब आगे पढ़ते हैं। यदि आप द्रव्यमान केंद्र को सभी वस्तु के जो स्थिति है उसमें अगर परिवर्तन करें तो उसके वेग क्या होगी, द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा, उसका त्वरण क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की गति क्या होगी। ठीक, चलिए इसको कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए तो शुरू करते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए, मोशन की बात जब होती है तो या तो किसी जीवित प्राणी की बात होती है कि हाँ जो जिंदा है वही चल सकता है, या मोटर व्हीकल की बात करते हैं जिसमें मोटर लगा हुआ है, मोटर उसको घुमाता है और वो चलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ जो आप द्रव्यमान केंद्र की बात किए थे पूरे चैप्टर में, वहाँ पे तो एक गणित का एक मैथमेटिकल टर्म था वो, तो मैथमेटिक का टर्म वो कैसे चलना शुरू कर देगा। तो देखिए, भौतिकी में, फिजिक्स में हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते कि कैसे चलता है, या कोई लिविंग थिंग ही चल सकता है, वो चलने के लिए कुछ चाहिए। यहाँ गति में होने के लिए सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट में चेंज होना चाहिए। अगर उसके एक्स में, वाई में, एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में अगर कुछ भी परिवर्तन हो गया तो आप क्या बोलेंगे कि वो वस्तु गति में है। तो आइए इसको समझते हैं कि मान लीजिए ये 2 मास सिस्टम था, m1 है, ये m2 है, इसका सेंटर मास मान लीजिए यहाँ था। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा
विस्थापित करके यहाँ कर दें, यहाँ कर दें। तो क्योंकि मुझे एक ही लाइन में दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं नीचे बना के दिखा दिया आपको। तो आपने यहाँ से यहाँ पे लाया, तो मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब बताओ, अब इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? तो मान लीजिए यहाँ कहीं हो गया, ठीक है। फिर आप इसको और आगे डिस्प्लेस कीजिए, यहाँ से यहाँ किए, अब यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पे बना के दिखाया। तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ आ गया, ठीक है ना, इस जगह आ गया। तो सोचो द्रव्यमान केंद्र का परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन आ गई ना। तो जब भी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन हो जाए तो हम कहेंगे कि वो गति में है। तो कितने दर से उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ वो उसका वेग कहलाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के बारे में क्या पढ़ रखे हैं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे निकालते हैं, सिग्मा mi ri बाई सिग्मा mi, ऐसे ही तो निकालते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो तो इस वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास आ जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो ये तो कांस्टेंट ही है, तो केवल ये डिफरेंशिएट होगा आर आई। तो आर आई का डिफरेंशिएशन ले लो। तो किसी भी पोजीशन वेक्टर को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? वेलोसिटी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? वेलोसिटी निकल के आएगा, ठीक है। तो ये बन गया वेलोसिटी। अब इसके मास को इसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप ही क्या निकल के आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो अगर एक ही दिशा में है, 1D है, एक ही दिशा में है, तो केवल एक ही दिशा के वेग को केवल आप गुणा करोगे। लेकिन अगर दो दिशाओं में है तो फिर I और J लेकर करना पड़ेगा। तो X घटक को अलग गुणा करोगे और Y घटक को अलग गुणा करोगे। तो करना क्या है? आपको द्रव्यमान को उसके वेग से गुणा कर लेना है और जोड़ना शुरू कर देना है। तो अपने आप ही द्रव्यमान केंद्र का वेग निकल आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसमें I और J लगा देंगे, ठीक है। तो I और J कब लगाएंगे? जब X और Y घटक के बारे में बात होगी, जब 2 डायमेंशन होगी, 2D होगा, जब दो विमाएं में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर आप द्रव्यमान को वेग से गुणा करते हैं तो एक नया टर्म निकल के आता है जिसको क्या बोलते हैं? संवेग। क्या बोलते हैं? संवेग, लीनियर मोमेंटम। तो ये लीनियर मोमेंटम भी लिखा जा सकता है पूरे निकाय का, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम बाय टोटल मास इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होता है? ये भी हो सकता है लीनियर मोमेंटम बाय टोटल मास, ठीक है। चलिए अब इस पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी कुछ एग्जांपल लेकर, ओके। फिर अगर इसके वेग को डिफरेंशिएट आप करेंगे, जैसे वेग का फॉर्मूला आ गया, यदि वेग को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा। तो त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कैसे निकाला जाएगा? तो वेग का डिफरेंशिएशन से निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो हमने क्या सीखा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम में लिख लेता हूँ, फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम, क्योंकि क्या है मैक्सिमम 2 पार्टिकल सिस्टम ही चलेंगे, तो इसीलिए मैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी मैंने बता रखा है कैसे नहीं निकालते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर मास। एक बार फिर से याद दिला दूं क्या आपको? चलो कर लेते हैं सॉल्व। ये m1 है, ये m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस l है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकल के आता है? सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अगर इसकी r1 है और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अगर r2 है, तो कैसे निकालते हैं? याद है आपको? r1 के लिए क्या देखते हैं? m2 देखते हैं, सही है। तो m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू l, l क्या है? टोटल डिस्टेंस। उसी तरह से r2 कैसे लिखोगे? r2 के लिए m1 देखोगे, m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू l। कैसे आता है ये आप पुराने लेक्चर्स में देख सकते हैं कैसे मैंने डिराइव किया था। तो ये था पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मैं लिखना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मान लीजिए पहला पार्टिकल जो है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है और दूसरा पार्टिकल जो है वो v2 वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1
प्लस m2v2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये वेक्टर वाइज हो गया। तो वेक्टर वाइज मतलब समझ में आ रहा है आपको? अगर इसमें आई जे है तो इसमें भी आई जे होगा, और आई वाले आई के साथ ही जुड़ेंगे, जे वाले जे के साथ ही जुड़ेंगे, तो फिर इसका आई और जे निकल के आएगा। समझ में आया? तो चलो इसको एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि एक m मास का ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, एक 2m मास का ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और एक 3m मास का ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री में जा रहा है, ऐसे, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? तो क्या करेंगे, ये इस डायरेक्शन में x ले लेंगे, दैट इज i, और इस डायरेक्शन को ले लेंगे j, सही है। तो ये देखो इसके दो डायरेक्शन में है तो इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे आपको। तो इधर क्या आ जाएगा 10 cos 37 और इधर आ जाएगा 10 sin 37। चलिए तो अब सीधा सीधा लिख दूं मैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1, तो m इंटू 3 i कैप प्लस 2m इंटू 5 j कैप, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, प्लस 3m इंटू 10 cos 37 i कैप, ओके। तो 10 cos 37 i कैप प्लस 10 sin 37 j कैप डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। ये हो गया 3m, ये हो गया 10m, 10 ये i में है, ये j में है, तो इनको मत जोड़ देना, तो ये हो जाएगा 3m i कैप। लेकिन i कैप इसके साथ निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ? ये आ रहा है 0.8, 37 cos 37 कितना होता है? 0.8 इंटू 10, 8 हो गया, तो 8 इंटू 3 हो जाएगा, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24m आई कैप। अब ये 10m है यहाँ पे j कैप, इसके साथ एक j कैप आएगा, तो ये 0.6 होता है, 6 हो गया, ये 6 3 जा 18, तो प्लस 18m डिवाइडेड बाय 3 2 5 1 6, 6m, ठीक है। अब आप mm काट सकते हो, m m m m m, ओके। तो i और i एक साथ हो गए, तो 24 प्लस 3 27 बाई 6 आई कैप प्लस ये कितना हो गया 28 बाई 6 जे कैप। तो ये दोनों ही सिंप्लीफाई हो सकते हैं फर्दर, तो आगे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मैं इससे सिखाना क्या चाह रहा हूं आपको कि कभी भी मोर देन 2 या 3 मास सिस्टम हो और इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो आई और जे में करो, एक्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कुछ होगा, वाई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कुछ होगा, ठीक है। तो सिंपल है, बस इसको मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। तो मैंने ये किया ना, m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2 इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो अपने आप ही एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब उसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आई, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ
सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास था क्या, तो वो था सिग्मा एम आई इंटू सिग्मा वी आई डी टी बाई सिग्मा एम आई। ओके, तो ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिग्मा एम आई ए आई बाई सिग्मा एम आई। ठीक है ना, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब मास को अपने एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर करके उसको आप जोड़ देंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल आएगा। जैसे वेलोसिटी को मास के साथ मल्टीप्लाई कर करके जब आप जोड़ रहे थे तो क्या निकल के आ रहा था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई करके आप मास से डिवाइड कर रहे थे तो आ रहा था पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब मास यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, सिग्मा एम आई ए आई को क्या लिख सकते हैं आप, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। तो मास इंटू एक्सेलरेशन को आप जोड़ रहे हो वेक्टरली। इसका मतलब न्यूटन की भाषा में अगर बात करें तब तो इसको बोल सकते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय सिग्मा एम आई क्या हो गया, बाय टोटल मास। ठीक है, तो आज के बाद से हमारे पास दो टर्म हो गए, दो डेफिनेशन हो गए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। क्या हो गया, एक और डेफिनेशन कि सिग्मा एम आई ए आई का मतलब क्या हो रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब वेक्टर तरीके से लिखोगे बाय एम टोटल पूरे सिस्टम का। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखोगे कि सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी कि वेक्टर तरीके से, नेट का मतलब वेक्टर तरीके से जो फोर्स आएगा बाय टोटल मास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, समझ आ रहा है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसको सॉल्व करके निकालते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पे। तो मैं फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन नहीं दे रहा, ठीक है, तो मैं कुछ डिफरेंट दे रहा हूँ। डिफरेंट कुछ ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 1, वही जो आपने पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ रखा है वही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मास है और यहाँ पे दूसरा मास है, ऐसे। ठीक है, ये है 2m और ये है m, सही है। इसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है, तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो, आपने एक्सेलरेशन निकालने तो सीख रखा है, अब मैंने एक्स्ट्रा काम क्या दे दिया आपको, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का। तो अब आप बेसिक जो है वो एनएलएम के ही लगाओगे और एक्सेलरेशन निकाल लोगे। तो जरा देखो ध्यान से, ये 2m किधर जा रहा होगा, ये 2m नीचे जाएगा, कितने से, a से, तो m भी a से ही लेकिन ऊपर जाएगा। तो चाहो तो आप इक्वेशन लिख लो कंप्लीट एफबीडी बना के, या आप सिंपल फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला अगर याद होगा तो काफ़ी काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार डिराइव करके दिखा देता हूँ आपको। 2m का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे 2m क्या है, 2mg, ऊपर क्या है टेंशन, और ये नीचे जा रहा है a से। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2m। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन लिखो, तो इसकी इक्वेशन में एफबीडी बना लेते हैं पहले। ये m है, ऊपर t है, नीचे mg है और ये ऊपर जा रहा है। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, t प्लस हो जाएगा और माइनस में mg हो जाएगा इक्वल्स टू ma। ये सेकंड, ये फर्स्ट। फिर क्या करते हो, इसको जोड़ देते हो, जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो 2mg, मैंने m कॉमन ले लिया, इंटू g,
और यहाँ भी a कॉमन ले लिया, तो यहाँ a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2m प्लस m इंटू a। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व अभी नहीं कर रहा, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, ना इसको जोड़ रहा हूँ। मैं यहाँ से एक फॉर्मूला बना के देना चाह रहा हूँ। a इक्वल्स टू क्या आया देखना, 2m माइनस m बाई 2m प्लस m इंटू जी। तो इसको आप एक फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो। कैसे? डिफरेंस ऑफ मासेस बाय सम ऑफ मासेस इंटू जी। वो क्या निकल के आ गया? a निकल के आ गया। और टेंशन क्या होगा? टेंशन a की वैल्यू डाल दो इसमें, या इसमें कहीं भी डाल के t निकाल लो, तो इसका आंसर आता है 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये निकल के आता है। तो ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा? 2m1 किसी एक को ले लो, तो 2m को ले लेता हूँ मैं, इंटू m इंटू जी बाई 2m प्लस m। ठीक है, तो टेंशन क्या आ गया देखो, तो नीचे हो गया 3m और ऊपर कितना हो गया 4, तो 4m स्क्वायर, तो 4/3mg हो गया, है ना। m स्क्वायर बाय m कैंसिल हो गया, तो टेंशन की वैल्यू क्या हो गई? 4mg/3। तो ये सब तो आपको याद ही रखना चाहिए, सीधा सीधा फॉर्मूला दोनों याद कर लो, टेंशन का और एक्सेलरेशन का। लेकिन कब होगा? जब पुली फिक्स होगी। सही है। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, आ जाओ। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आ रहा है? a, सॉल्व करने पे a आ रहा है, डिफरेंस इज m, सम इज 3, तो g/3 आ रहा है। ठीक है, अब किसी एक डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं, तो चलो ऊपर के डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को प्लस ले लिया। ठीक, तो ये नीचे जा रहा है, तो इसको माइनस करके लिखना पड़ेगा आपको। सही है। आइए, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2m इंटू माइनस ए, 2m इंटू माइनस ए प्लस m इंटू प्लस ए बाई इनका सम 2m प्लस m। अच्छा, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम ही है? हाँ, ये जे कैप ही था, ये भी जे कैप था, तो ये दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? -2ma प्लस ma इज -ma बाई 3m। इसका मतलब -a/3 आ गया, -a/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? g/3। तो दिस इज -g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज -g/9, बट एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज g/3। ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास किस रेट से जा रहा है? -g/9 से जा रहा है। अब अगर इसको आपको फील करना है तो फील मैं आपको दिला देता हूं, देखो ध्यान से। इनिशियली इनका सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा? तो ये हैवी है, हैवी की तरफ लाई करेगा। सपोज यहां पर ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक, अब सुनो, कुछ देर में ये यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा, इस जगह पे। ठीक है, अब अगर देखो तो सेंटर ऑफ मास इनके लाइन अगर ज्वाइन करोगे ऐसे, तो इसके 2m के पास ही नजदीक पे होगा। तो सपोज यहां पर आ गया, तो सेंटर ऑफ मास देख रहे हो कहां से कहां जा रहा है? यहां से यहां आ गया, नीचे जा रहा है, देखो नीचे जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास इज गोइंग डाउनवर्ड। फिर थोड़े टाइम बाद ये यहां आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये पार्टिकल इधर जा चुका होगा और ये ऊपर जा चुका होगा। तो सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टिंग डाउनवर्ड। Therefore, the motion of center of mass is accelerated and it is
g/9। आया समझ? तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। अब ये तो था इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल के सॉल्व कर दिया मैंने। क्या मैं ये भी लगा सकता था यहाँ पे? क्या मैं ये भी लगा सकता था? तो इस मेथड से भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्या वही आंसर आता है या नहीं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए मेथड 2 से देखते हैं सेम आंसर। मैंने वहाँ वाली वैल्यूज को इधर लिख दिया है। टी क्या आया था? 4/3 mg। ठीक है, अब सुनो, अब मेरे लिए सिस्टम में दोनों है, 2m और m। ठीक, सिस्टम में इधर क्या लग रहा है? t, इधर भी लग रहा है t। इधर क्या लग रहा है? 2 mg और इधर क्या लग रहा है? mg। अब मैंने एक डायरेक्शन को प्लस माना था, ऊपर की ओर प्लस मान लेता हूं मैं। ठीक है, ऐसे मान लेता हूं। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? सिंपल एक फॉर्मूला लगाऊंगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास। ठीक है ना, सिंपल ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। अब क्योंकि ऊपर प्लस लिया गया है तो इन दोनों को मैं प्लस ले लूंगा और इन दोनों को माइनस ले लूंगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 2t माइनस, ये दोनों माइनस हो गए है ना, माइनस 2 mg और mg, इनको मैंने एक बना दिया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय 2m प्लस m। ठीक है, ठीक है, 2t की वैल्यू क्या होगी? 8 mg/3। तो 8 mg/3 माइनस ये कितना हो गया? 3 mg/3m। ठीक है, तो यहां से m और m कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इधर चला गया, कितना होगा? 9, 9 में से 8 गया तो -1। ठीक है, बाय 3 × 3, जी आपने कॉमन ले रखा था, तो देखो आंसर आ गया इससे भी -g/9 j कैप, है ना। ऊपर प्लस लिया गया था, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है। ठीक, तो ये भी एक मेथड है जिसे हम कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर टेंशन की वैल्यू आपको याद करके पुट करनी पड़ेगी। तो कोई भी एक काम आप कर लो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे ही आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लॉक और पुली सिस्टम बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे 6 kg है, यहाँ पे 4 kg है और इसको आप 22 न्यूटन से पुल कर रहे हो। तो क्वेश्चन इस बार एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, इस बार एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इंडिविजुअल एक्सेलरेशन चाहिए ही होगा, है ना। तो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं अपने पुराने मेथड से, जो भी अपन सीख रखे हैं एनएलएम वाले चैप्टर में। तो देखो, क्योंकि ये पुली जो है वो फिक्स नहीं है, ये मूविंग पुली है, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। ठीक है, तो किसी एक को A1 ले लेते हैं, तो इसको ले लेते हैं, चलो आओ A1 और इसकी एक्सेलरेशन A2। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट का टेंशन मेथड लगा लेते हैं। तो यहाँ पे टेंशन लगेगा T, तो यहाँ पे भी टेंशन लगेगा T, तो यहाँ पे भी लगेगा T। तो ये T है, ये T है, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 2T। तो फिर इसमें भी क्या हो जाएगा? इधर 2T। तो इसमें कितना टेंशन है? 2T। इसमें कितना है टेंशन? T1। तो आप लिखोगे A1/A2 इक्वल्स टू, इनवर्स रिलेशन होता है ना, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, ये होता है रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन लगा दो, तो T1 इधर, T2 इधर। ठीक है ना। तो T2 की वैल्यू क्या है? T2 की वैल्यू 2T है और T1 T है। तो A1/A2 इक्वल्स टू 2। तो व्हाट इज A1 इक्वल्स टू 2A2। A1 इक्वल्स टू 2A2। ठीक है, तो A2 की वैल्यू को मैं A ले लेता हूँ। ठीक है, लेट A2 इज इक्वल्स टू A। तो A1 इक्वल्स टू क्या हो गया? 2A। A1 इक्वल्स टू 2A हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 6 kg को देखते हैं और 4 kg को अलग अलग स्टडी कर लेते हैं। तो 4 kg को देख लो। 4 kg, इसमें कितना फोर्स लग रहा है? T। इसके एक्सेलरेशन क्या है? A1। A1 क्या ले रखे हो? 2A। तो A1 इक्वल्स टू 2A। तो सिंपल क्या लिखोगे? T इक्वल्स टू 4 × 2A, इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी बारी, इधर है 6 kg और इधर है F और इधर है 2T। इधर क्या है? 2T और इसकी एक्सेलरेशन क्या है? A2।
A2 कितना ले रखा हूँ मैं, A ले रखा हूँ, तो इसकी इक्वेशन लिख लो। तो F माइनस 2T इक्वल्स टू 6A, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। T की वैल्यू यहाँ से डाल दो 8, F कितना है 22, तो 22 माइनस 2 टाइम्स 8A इक्वल्स टू 6A, इसको उधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा देखिए ध्यान से। तो 22 इक्वल्स टू, ये इधर आ गया, इक्वल्स टू 6A प्लस 16A, ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना हो गया देखो तो 22A इक्वल्स टू 22, therefore A इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखोगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 a1, a1 की वैल्यू क्या है 2a, प्लस क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, प्लस m2 a2, a2 की वैल्यू क्या है a, बाय m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8a, a की वैल्यू क्या है 1 है और ये भी 1 है ना, तो सिंपल आप लिख लो 14, तो 8 प्लस 6 बाई 10, तो 14 बाई 10 दैट इज 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो आ रहा है समझ। तो ऐसे करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की खोज, ठीक है। तो अभी तक जो भी आप पढ़ चुके हो वही लगाओगे, सिर्फ इसका एक्स्ट्रा काम क्या करेंगे, m1 a1 प्लस m2 a2 बाई m1 प्लस m2, और ध्यान रखना कि इसकी डायरेक्शन सेम है, अगर ऑपोजिट है तो माइनस लगा दोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आएगा, ऊपर में आएगा, बिकॉज ऑफ द वेक्टर नॉलेज ऑफ एक्सेलरेशन, है ना, कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके कारण एक प्लस होगा अगर डायरेक्शन सेम है तो, नहीं तो एक प्लस एक माइनस हो जाएगा अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो, करेक्ट। चलिए अब हम कंबाइंड करने वाले हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्या कर रहा हूं मैं कि दो ब्लॉक्स हैं, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है और इसको मैं खींच रहा हूं इधर से, है ना, F फोर्स से। तो क्वेश्चन है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और फिर अब एक्स्ट्रा काम मैंने क्या दे रखा है यहाँ पर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इन टाइम t। तो ये चीज तो मैंने सिखा रखा है, ये एक नया चीज है जो मैं सिखाने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखिए, क्या लिखोगे, देखो जैसे आप इसको खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स इसमें आ जाएगा, है ना, क्योंकि स्प्रिंग में खिंचाव आ जाएगी, इलोंगेशन आ जाएगा। तो स्प्रिंग खींचने पर स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, इसको स्प्रिंग SP लिख रहा हूं स्प्रिंग को, ठीक है। और ये भी खींचे क्योंकि स्प्रिंग के दोनों ही कोनों में, दोनों ही एंड पर, दोनों ही पॉइंट पर स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता है। तो ये इधर आ रहा है तो इसमें भी इधर फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, ऐसे। तो अगर आप इसको खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो इंटरनल हो जाएगा, अगर आप पूरे को सिस्टम बना दें तो, देख रहे हो ध्यान से, पूरे को अगर सिस्टम ले लें तो ये इंटरनल हो जाएगा, और अगर ये इंटरनल हो जाएगा तो फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, सही है। तो ए सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे एक्सटर्नल फोर्स पता है F, और टोटल मास कितना हो गया m प्लस 2m। देखो कितना आसान हो गया, स्प्रिंग फोर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो F बाई 3m हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो एक बात समझ लो, जितनी भी चीजें आप पढ़ रखे हैं ना पहले काइनेमेटिक्स में, इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप ये सारे इक्वेशन लगा सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, बस यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। s सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू u सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ a सेंटर ऑफ मास इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें भी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि t टाइम में पूछा जा रहा है। तो u सेंटर ऑफ मास क्या है, इनिशियली रेस्ट पे था, u इसका 0 है दोनों का, जब आप फोर्स लगाओगे तभी चलेगा, तो ये तो 0 हो गया। तो आप कैसे लिखोगे, s सेंटर ऑफ मास
इज हाफ ए सेंटर ऑफ मास इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, F बाई 3m, F बाई 3m इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया देखिए, F बाई 6m इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। आ रहा है समझ? तो ऐसे किया करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, अब इसी पे बेस में एक क्वेश्चन और देता हूं जिसमें आपको इन्हीं में से कोई इक्वेशन लगाना पड़ेगा। ठीक, तो कोई नई चीज हम नहीं सीख रहे, सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो उनके लिए आप एक सिंपल सा एक पॉइंट ले लेंगे, फिर उसके बारे में स्टडी किया जा सकता है। उस अगर आप फोर्स लगा रहे हैं इस पर आप एक सेंटर ऑफ मास देखोगे तो वो एक्सेलरेट कर रहा होगा कितने से, तो एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास। उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो हाफ ए स्क्वायर में ए क्या होगा, सेंटर मास की एक्सेलरेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके स्क्रीन पर, देखिए क्या है। यहाँ से एक ब्लॉक है जिसको नीचे फेंका जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंक रहे हैं, जिसका मास कितना है 3 kg। नीचे से एक और ब्लॉक फेंक रहे हो जिसका मास क्या है, मास है 2 kg और ये है 200 मीटर पर सेकंड। देखो मैंने थोड़ा सा साइड में इसको बनाया है बस ये दिखाने के लिए कि इन दोनों में टक्कर नहीं होने वाला है ना, इन दोनों टकरा नहीं रहे, कोलिजन नहीं हो रहा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर है। ठीक है, कितना है, 90 मीटर। क्वेश्चन है कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये बताना है। तो देखो सेंटर मास अभी कहाँ लाई कर रहा होगा, ये 3 kg का है और ये 2 kg का है, तो इसके नज़दीक कहीं लाई कर रहा होगा है ना, 45 से ज़्यादा होगा, ऊपर होगा कहीं, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे। ठीक है, तो फिर इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है 200 मीटर पर सेकंड से, तो ज़्यादा रेट से ऊपर जा रहा है तो इससे ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए। सही है, अब एक समय में क्या होगा कि ये दोनों ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद ये ऊपर जाने लगेगा तो सेंटर मास भी फिर ऊपर जाने लगेगा। उसके बाद ये हो सकता है यहाँ पे आके रुक जाए, यहाँ पे ठोकर लगने के बाद रुक जा रहा है, ये भी लिखा हुआ है। तब तक ये जाता रहेगा ऊपर 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 ऊपर, फिर एक समय में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, और इसकी भी वेलोसिटी यहाँ आके 0 हो चुकी होगी, तो इसका मतलब जब वो एच मैक्स पे होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास विल बी 0 एंड एट दैट पॉइंट द सेपरेशन विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, है ना। तो ऐसे समय में जब दोनों ही रुक चुके होंगे तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी 0 हो जाएगी। उस समय जो दूरी होगी उसकी सेंटर ऑफ मास की जो मैक्सिमम हाइट होगी वही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको थॉट डेवलप करना है ना, ऐसे ही सोचना है कि कैसे इसको बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि इसमें सेंटर मास के बारे में बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि सेंटर मास के बारे में बात है और एच मैक्स की बात है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, तो फिर मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास तो मुझे पता है 0 होगा, तो फिर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास निकाल सकूंगा जो कि मैक्सिमम हाइट होने वाली है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, u सेंटर ऑफ मास। तो क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो किसी एक डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं, तो ऊपर के डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो कैसे लिखोगे, ma ua माइनस mb ub बाई ma प्लस mb। ठीक है, तो वैल्यू डाल देते हैं। ma की वैल्यू कितना है 2 और ये कितना है 200, तो 2 इंटू 200 माइनस 3 इंटू 50 बाई 2 प्लस 3 तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो 400 माइनस 150 इज 250 बाई 5 दैट इज
50 मीटर पर सेकंड। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं, है ना। तो 400 से 150 माइनस करोगे तो 250 आ जाएगा, 250 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, और ये प्लस आ रहा है, तो प्लस आ रहा है तो ये ऊपर की ओर जा रहा होगा इनिशियली, है ना, ऊपर शिफ्ट हो रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखिए इसकी एक्सेलरेशन क्या है, जी, इसकी एक्सेलरेशन क्या है, जी, किधर है, डाउनवर्ड, दोनों में डाउनवर्ड है। तो आप क्या लिखेंगे, MA प्लस, ऊपर के डायरेक्शन को प्लस माना गया ना, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं वेक्टर लिख देता हूँ, बस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, AB बाई MA प्लस MB, ठीक है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, दोनों का एक्सेलरेशन A है, तो MA इंटू माइनस जी प्लस MB इंटू माइनस जी बाई MA प्लस MB। तो जरा ध्यान से देखो, दोनों में एक्सेलरेशन सेम होने के कारण मास दोनों का कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसमें से कॉमन ले लीजिए जी को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस जी। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किधर है भैया, डाउनवर्ड है, ये किधर है, अपवर्ड है, कितना है, जी है, तो जी को 10 ले लेते हैं, आ जाओ, तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फॉर एच मैक्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी 0, तो आप क्या लिखोगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2a सेंटर ऑफ मास इंटू s सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो माइनस, इसका वाला माइनस मैंने पहले रख दिया, अब 2 बार माइनस रख के प्लस मत कर देना, ये कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये 0 हो गया, u स्क्वायर कितना, देखो यहाँ से 50 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 2 इंटू 10, और ये क्या हो गया, एच मैक्स। तो यहाँ से एच मैक्स निकाल लीजिए, क्या आएगा देखिए, तो एच मैक्स सेंटर ऑफ मास का एच मैक्स है, ये सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर बाई 20, तो 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 काट लो, फिर 2 से काट लो, कितना बार में 25, तो 25 25 कितना हो गया, 125 मीटर। लेकिन आपको बताना है मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है, फ्रॉम ग्राउंड बताना है ना, ग्राउंड से कितना हुआ, फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से कितने मैक्सिमम हाइट पर होगी सेंटर ऑफ मास। तो ये तो आपने डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला है ना, लेकिन आपका ग्राउंड से कितना होगा हाइट, ये बताना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। तो इसको मैं लिख लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, मैक्सिमम, एस मैक्स सेंटर ऑफ मास। बट ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि 125 तो जहां था वहां से वो मूव कर रहा है मैक्सिमम, लेकिन ग्राउंड से पूछा जा रहा है, फ्रॉम ग्राउंड, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर मास फ्रॉम ग्राउंड, हमेशा ग्राउंड से ही होता है मैक्सिमम हाइट। तो अब कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, अगर आपको इनिशियल पता रहे कि कहां था, इनिशियल पोजीशन अगर आपको पता रहे कि सेंटर ऑफ मास कहां था, उसमें आपको क्या जोड़ना है, बस इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो जोड़ना है, यानी कि 125 को जोड़ना है। तो अब आपके लिए देखो कितना आसान हो जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। क्या हो रहा है देखो, तो 2 पॉइंट मासेस हैं और इसका सेंटर मास लोकेट करना है फ्रॉम ए, इसका मतलब आपको आर ए फाइंड करना है। तो आर ए का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी सामने वाले का देखो बाई एम ए प्लस एम बी
इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम L। तो ये L की वैल्यू है एक तरह से, इंटू L, ये डाल दो। तो चलो सॉल्व कर ले, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको सॉल्व, अलग कलर से कर देते हैं इस जगह पे, यहाँ कर देते हैं ना। आइए, तो ये क्या होगा, RA इज इक्वल टू MB कितना है 3 kg बाई 2 + 3 मतलब 5 इंटू कितना डिस्टेंस है 90, इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? वहीं से बोलो हाँ या ना, मैं सुन लूंगा। आ रहा है समझ? तो ये मैंने पहले सेंटर ऑफ मास निकाला है ना, इनिशियल सेंटर ऑफ मास कितने दूर ऊपर है फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये जो मैंने पीछे डिराइव कर रखा था, इससे इसको सॉल्व कर ले। तो कितना आ जाएगा देखो, तो 5 को 18 से काटोगे तो 19 कट जाएगा, 18 5 जो है ना, तो 18 3 जा कितना हो गया 54 मीटर। इसका मतलब ये 54 मीटर पर है। देखो पहले ही मैंने 45 से ज़्यादा ले लिया था, क्योंकि मास किसका ज़्यादा है 3 kg का ज़्यादा है, तो इसके तरफ ज़्यादा होगा, है ना, इसके तरफ रहेगा। तो जैसे ही ये ज़्यादा पास जाएगा तो ये दूर चला जाएगा, क्योंकि इसके मास के सामने ज़्यादा जाएगा सेंटर मास, जो हैवी होता है उसके पास जाता है। सही है, तो 54 मीटर तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 125। तो व्हाट इज H मैक्स? H मैक्स फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से कितना होगा ये 125 में क्या जोड़ना है 54, क्योंकि 54 पहले ही ऊपर है ना। ये कहने का मतलब है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से कितना डिस्टेंस है 125, यहां से 125 मीटर ऊपर गया, और ये पहले की कितना डिस्टेंस था 54 था। तो H मैक्स कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 5 4 9 5 2 7 179 मीटर, कहाँ से ग्राउंड से। तो मैक्सिमम हाइट रीच इज दिस मच। तो देख रहे हो सारे काइनेमेटिक्स की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, सारे NLM की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बस नया नाम क्या हमने रख दिया सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास इसलिए क्योंकि एक से ज़्यादा मासेस होंगे, उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है, कोई एडवांस चीज़ें भी नहीं हो रही है, बहुत ही आसान चल रहा है। सिर्फ नई बातें हैं कि चीज़ को हैंडल कैसे करना है बस। ठीक है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे कंसेप्ट्स को। ठीक है, और खुद से ट्राई करके देखो। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड द काइनेमेटिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस चैप्टर के आगे हमें डेवलप करना है और हमें सीखना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हमने अभी तक सीखा है वो क्या सीखा है कि त्वरण जो द्रव्यमान केंद्र का आता है वो होता है बाह्य बल, जो बाह्य बल है बटा उस पूरे निकाय का जो द्रव्यमान है ना। तो आपने त्वरण के बारे में क्या सीखा, नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास, मतलब जो बाह्य बल है उसको निकाय के द्रव्यमान से भाग दे दीजिए। यदि बाह्य बल 0 हो जाए, यदि बाह्य बल 0 हो जाए, है ना, तो यदि बाह्य बल 0 है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले ये 0 तो ये 0 हो गया, इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र का जो त्वरण है वो 0 हो जाएगा। ये पॉइंट आप समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका इंडिविजुअल पार्टिकल का भी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। बट a1 0 हो ये नहीं बोल सकते, a2 0 हो ये नहीं बोल सकते, क्योंकि अंदर में कोई बल है, आंतरिक बल जो है, आंतरिक बल वो इसको बदल सकता है ना। तो आंतरिक बल के प्रभाव से किसी भी वस्तु के त्वरण हो सकते हैं, लेकिन पूरे निकाय को जब आप जोड़ोगे तो पूरे निकाय का त्वरण 0 हो जाएगा। कब? अगर बाह्य बल 0 हो तो। ठीक है, यदि त्वरण 0 हो जाए तो आप वेग के बारे में क्या बोल सकते हैं, वेग जो है वो
वो नियत हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। सही है, ठीक है। यदि प्रारंभिक वेग सेंटर ऑफ मास का, द्रव्यमान केंद्र का प्रारंभिक वेग 0 है तो फिर अंतिम वेग भी 0 होगा। ठीक है, नहीं ये पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे। तो फिर से समझते हैं, यदि बाह्य बल 0 है तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी 0 होगा। यदि त्वरण 0 है तो इसका मतलब उसका वेग नियत हो जाएगा। यदि वेग नियत है तो प्रारंभिक अगर 0 है तो अंतिम भी 0 होगा, ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है ना, तो ये प्रारंभिक है, प्रारंभिक वेग, और यह है अंतिम वेग। ठीक है ना, यह अंतिम वेग। ठीक है, यदि वेग 0 है, यदि द्रव्यमान केंद्र का वेग 0 है, इसका क्या मतलब हुआ कि क्या सभी वस्तु रेस्ट पर हैं, रुके हुए हैं? क्या सभी वस्तु का वेग भी 0 है? ऐसा नहीं बोल सकते आप। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, उसी तरह यहाँ भी है। यदि ये 0 है तो इट डज नॉट मीन ऑल द पार्टिकल आर एट रेस्ट। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि निकाय में जो भी वस्तु हैं वो रुके हुए हैं, है ना, उनका वेग 0 होगा, ये आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ठीक, तो आप बोलेंगे कि v1 v2 v3 इज नॉट 0। समझ में आया? तो निकाय में जितने भी वस्तु हैं, पार्टिकल मतलब वस्तु, जितने भी वस्तु हैं वो रेस्ट पे नहीं होंगे, है ना, मतलब विरामावस्था में नहीं होंगे। ठीक है ना, विरामावस्था। विरामावस्था में नहीं होंगे। कब? यदि द्रव्यमान केंद्र का वेग 0 है तो। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर वस्तु भी विरामावस्था पे है। ठीक है, तो इसका मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं आपको। मान लीजिए एक 4 kg का एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड से इस दिशा में चल रहा है। 5 मीटर प्रति सेकंड से 4 kg का चल रहा है, और एक 10 kg का वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड से इस दिशा में चल रहा है। ये क्या है? 10 kg का वस्तु है। तो आप इसका सेंटर मास का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कैसे निकालेंगे? इसको इससे गुणा करेंगे 4 × 5, लेकिन ये विपरीत दिशा में है तो इसको आप ऋणात्मक बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन दोनों को गुणा करने पे नंबर सेम ही आ रहा है ना, इसको भाग भी दे देंगे टोटल मास से, क्या उससे मतलब ही नहीं है मुझे। ऊपर वाला वेलोसिटी 0 हो गया, देखो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गया, लेकिन इसकी अपनी कुछ ना कुछ वेग है ना, तो अपनी वेग हो सकती है। लेकिन आप पूरे निकाय का जब वेग निकालेंगे तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र का वेग 0 हो जाता है। कब? यदि बाह्य बल 0 है या द्रव्यमान केंद्र का वेग 0 है। यदि द्रव्यमान केंद्र का वेग ही 0 है तो इसका मतलब अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, कब हुआ ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट? जब बाह्य बल 0 था। मैं इसी बात को लिख रहा हूं, है ना, मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। यदि ये वेग कांस्टेंट है तो द्रव्यमान केंद्र का वेग कब नियत रहेगा? जब बाह्य बल 0 रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एम आई वी आई बटा सिग्मा एम आई इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये वाले को भेज देता हूं इधर, इसको यहां भेज देता हूं, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। लेकिन इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं संवेग, है ना, पीछे बताया था आपको। तो निकाय का संवेग, पूरे निकाय का संवेग, तो पूरे निकाय का संवेग ही क्या हो गया? नियत हो गया। कब? जब बाह्य बल 0 होगा तो पूरे निकाय का जो संवेग है वही नियत हो जाएगा। तो इसका मतलब जो प्रारंभिक संवेग है निकाय का वही अंतिम संवेग होगा निकाय का। कब? जब बाह्य बल 0 होगा। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब संवेग का संरक्षण, संवेग का
संरक्षण, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम मतलब संवेग। तो संवेग का संरक्षण कब होगा? जब बाह्य बल निकाय में शून्य हो। तब आप कह सकते हो कि जो प्रारंभिक संवेग था वही अंतिम संवेग होगा पूरे निकाय का, पूरे सिस्टम का, ठीक है। सिस्टम मतलब जितने भी वस्तु उस जितने वस्तु को आप पढ़ रहे हैं, है ना, पूरे निकाय में, पूरे सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट को आप रखे हो, उसकी जितनी लीनियर मोमेंटम पहले थी बाद में भी उतनी होगी। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, बाह्य बल जीरो हो। तो ये हो गई पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब एक्सेलरेशन फोर्स जीरो होता है तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। पहले पॉइंट में हमने जो सीखा उसी पॉइंट्स को मैं पॉइंट नंबर 2 में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कि सपोज मान लीजिए एक बॉडी है जो जिसमें अलग अलग तरीके से फोर्स लग रहा है। एक फोर्स यहाँ लग रहा है ऐसे, F1 लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है F2, ठीक है। इधर से एक फोर्स लग रहा होगा लेट से F3, ठीक है। तो इन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर तरीके से जोड़ लिया आपने, तो रिजल्टेंट हो गया F नेट, ठीक है ना, F नेट हो गया। तो ये F नेट इज इक्वल्स टू, इस सिस्टम का मास सपोज m है, m पूरे सिस्टम का मास है, तो m जो सिस्टम का है इनटू एक्सेलरेशन जो लिखोगे F नेट इक्वल्स टू ma, जो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओगे, तो वो किस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा। क्या आपने यहाँ फोर्स लगाया तो क्या इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, या यहाँ लगाया तो इस पॉइंट का होगा, मतलब इस मास का होगा, या इस मास का होगा, या इस मास का होगा, कौन से मास का होगा? तो वो सेंटर ऑफ मास का होगा, ठीक है। तो जितने भी सिस्टम में फोर्सेस लग रहे हैं सभी का जो रिजल्टेंट होगा वो m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, ए सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो जिधर नेट फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सिस्टम में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का जो नेट फोर्स होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से मैं बस दिखा देता हूँ आपको, इसकी ज़रूरत आपको नेक्स्ट चैप्टर में पड़ेगी। जैसे ये एक डिस्क है या स्फीयर है, कोई भी एक ले लो, जो कि एक ग्राउंड में रोल कर रहा है, ठीक है। तो इसमें फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज 2 3 4 फोर्सेस लग रहे हैं। तो कौन कौन से लग रहे हैं देखते हैं। एक तो सेंटर ऑफ मास से क्या पास होगा, mg। अब mg हमेशा कहाँ दिखाओगे, सेंटर ऑफ मास में दिखाओगे mg, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर मास मैंने बता रखा है आपको। और देखो ये पॉइंट कांटेक्ट में है ग्राउंड के, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन। मान लो फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन मान लेते हैं इधर है, ठीक है, ये हो गया F, ठीक। और मैंने बाहर से भी एक फोर्स लगा दिया, सपोज ऐसे लगा दिया, बाहर से ऐसे फोर्स F यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, जो कि सेंटर से थोड़ा ऊपर में लगा रहा हूँ, ठीक। तो इस सिस्टम में इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो लिखोगे आप F नेट इक्वल्स टू m a सेंटर ऑफ मास। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है। तो जब ये मान लो रोल करता हुआ जा रहा है ऐसे, तो आपको क्या दिखता है, सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में जाता है, सही है। तो इसका मतलब ये नॉर्मल और mg का कोई भी रोल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, केवल इन दोनों का रिजल्टेंट लिखोगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, F माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू m इंटू a सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास ऐसे एक्सेलरेट कर रही होगी, ऐसे a सेंटर ऑफ मास आएगा, ठीक है, आया समझ। तो ऐसे लिखते हैं F नेट इक्वल्स टू ma सेंटर ऑफ मास। ये सब आगे के चैप्टर के लिए मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मान लो किसी भी तरीके से, सपोज ये ले लेता हूँ मैं, इधर ऐसे एक रॉड है, ठीक है,
और ये एक स्मूथ सरफेस पर है। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। स्मूथ, ठीक है, मैंने इसको केयरफुली रखा था और एक जेंटल सा हल्का सा पुश दे दिया। तो इसमें केवल और केवल क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे नॉर्मल, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, mg। सेंटर ऑफ मास पे क्या होगा, mg, ठीक है ना, और कोई भी फोर्सेस नहीं है। मैंने हल्का सा बस केवल पुश दिया था, कोई फोर्स वोर्स बस देकर ऐसे हटा दिया बहुत ही कम समय के लिए, तो वो फोर्स मैं नहीं दिखाने वाला। तो आपको जो भी फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये मूव करेगा भी तो इसका सेंटर ऑफ मास केवल और केवल वाई डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन विल बी इन द वाई सेंटर ऑफ मास बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो फिर ये कैसे होगा, कुछ समय बाद ये इस तरह से हो जाएगा। सपोज यहाँ सेंटर ऑफ मास था ना, अब यहाँ आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और ऐसे हो जाएगा रॉड, ऐसे। फिर कुछ समय के बाद ये ऐसे ग्राउंड में है, फिर और नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फिर और ऐसे होते होते अल्टीमेटली वो ग्राउंड में गिर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट, मोशन ओनली इन वाई डायरेक्शन है, ठीक है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ही फोर्सेस है mg और नॉर्मल, है ना। क्योंकि कुछ समय बाद आप खुद से इमेजिन कर सकते हो, कुछ समय बाद ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो नॉर्मल ऐसे लगेगा और mg इसका सेंटर ऑफ मास पे लगेगा ऐसे, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प हो सकता है। तो ये mg, हाँ, ये जो नॉर्मल है ना वो यहाँ आ चुका है, ठीक है, ये मत समझना कि यहीं पर ही रहेगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा क्योंकि इधर फिसलना शुरू करेगा। अब इमेजिन कर पा रहे होगे, इधर वो स्लिप करना शुरू करेगा क्योंकि ये फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। अगर फ्रिक्शन होता तो फिर फ्रिक्शन उसको स्लिप होने से रोकता, कोशिश करता पूरी तरह से, और अगर स्लिप होना भी शुरू हो गया मान लो, तो तब भी फ्रिक्शन भी लगेगा जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन इन नेचर होगा। और अगर स्लिप नहीं कर रहा तो फिर फ्रिक्शन इसको सफिशिएंट है रोकने के लिए। फिर वो यहाँ से फिर वो टेढ़ा होना शुरू होगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, बट ये पॉइंट मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आपको एक तरह का ट्रेलर दे रहा हूँ जो आने वाले चैप्टरों में यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो ये इसके डायनामिक्स यूज़ होने वाले हैं। तो डायनामिक्स के लिए आपको हर एक पॉइंट समझ में आना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास का क्या रोल है, सेंटर ऑफ मास पे F इक्वल्स टू ma कैसे लिखेंगे, किस डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे और किधर पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो सकेगा, ठीक है। तो अगर कंप्लीट पार्टिकल है, भरा पड़ा है हर जगह, तो कौन से पॉइंट का एक्सेलरेशन आप कंसिडर करोगे, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखना हो तो कैसे देखेंगे, इस पॉइंट का देखना हो, इस पॉइंट का देखना है तो कैसे देखेंगे, ये सब अब हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सिर्फ मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा कि जितने भी फोर्सेस लगेंगे वो सेंटर ऑफ मास को ही एक्सेलरेट करेगा, या हम सेंटर ऑफ मास को ही देखेंगे कि वो एक्सेलरेट हो रहा है। बिकॉज दिस फॉर्मूला सेज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग किसी भी पार्टिकल को स्टडी कर सकते हैं उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखेंगे कि उसका एक्सेलरेशन क्या है, फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख लेंगे क्योंकि रिलेटिव मोशन में पढ़ चुके हो। जैसे एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर स्टडी कर रहे हो तो p विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास p पार्टिकल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने क्या लगा दिया, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगा दिया। इसी से आप किसी भी पॉइंट का फिर एक्सेलरेशन निकाल पाओगे। उसी तरह से आप वेलोसिटी भी बता पाओगे। तो वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल p इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे किसी भी रिजिड बॉडी का डायनेमिक्स स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे इस पॉइंट का अगर आपको वेलोसिटी पता करना है या इस पॉइंट का पता करना है एक छोटा सा पार्टिकल का, तो आप क्या करोगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास स्टडी करोगे, फिर उसमें जोड़ दोगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी।
तो आपको हर बार ये दोनों की जरूरत पड़ ही रही है ना। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, और एक्सेलरेशन अगर नहीं है, जीरो नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन है, तो इन दैट केस इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन आ चुका है। फिर आप टी टाइम या फिर डिस्टेंस दिया रहेगा कि उस समय बताओ कितना होगा वेलोसिटी, फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा टाइम पहले कि सारे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं समराइज करके आपको देना चाहता हूँ, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन में या आने वाले चैप्टर के कंसेप्ट्स में कभी भी कहीं भी आपको डाउट हो तो वापस अपने नोट्स को या लेक्चर को रिवाइज कर सको, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आगे बताने वाला हूँ, इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए, अभी तक जो भी पॉइंट आप सीखे हैं, जितने बिंदुओं के बारे में बात हुई, उसमें से आप कभी कभी गलती भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या क्या बताया कि पूरे निकाय का जो पूरे निकाय में जो भी बल लग रहा है उसका जो रिजल्टेंट होगा वो होता है m टोटल इंटू ए सेंटर ऑफ मास, ये होता है, ठीक है। उसके बाद पूरे निकाय का जो संवेग है, संवेग क्या होता है, पूरे निकाय का संवेग ये होता है, ठीक है ना, ये होता है P सिस्टम इक्वल्स टू m टोटल इंटू v सेंटर मास। मतलब पूरे निकाय में जितने भी द्रव्यमान है सभी को आप जोड़ दीजिए और उसके द्रव्यमान केंद्र की जो वेग है उससे आप गुणा कर दीजिए, तो पूरे निकाय का क्या आ जाएगा, संवेग निकल के आ जाएगा। लेकिन कभी कभी आप ये भी सोच लेते हैं कि पूरे निकाय का गतिज ऊर्जा भी आप ऐसे लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा कि टोटल मास ले लिए, टोटल द्रव्यमान ले लिए और उसके सेंटर ऑफ मास के साथ सॉल्व कर लिए, तो ये गलत है, ये नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए निकाय में m1 है जो v1 से जा रहा है, m2 है जो v2 से जा रहा है, m3 v3 से जा रहा है, उसी तरह से n जो है vn से जा रहा है। तो आप सोचेंगे कि इस पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, इस पूरे निकाय का गतिज ऊर्जा आप इस तरीके से लिख दें कि पूरे सिस्टम का मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास निकाल लूं और उसको टोटल मास करके v सेंटर मास कर दूं, वो गलत होगा, ठीक है। तो आप सिग्मा mi करके v सेंटर मास नहीं कर सकते, ये गलत हो जाता है। तो कैसे निकालना पड़ता है, तो आपको सभी का गतिज ऊर्जा अलग से निकाल के जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m3 v3 स्क्वायर, ऐसे करते 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 n नंबर ऑफ हाफ mn vn स्क्वायर, ऐसे जोड़ोगे तब निकाय का गतिज ऊर्जा निकल के आएगा, पूरे सिस्टम का गतिज ऊर्जा निकल के आता है। तो कैसे लिखते हैं, सिग्मा mi vi का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे नहीं करते हैं। और अगर वेक्टर में दिया जाए तो मैंने बता रखा आपको वेक्टर का कैसे करते हैं, तो उसको अपने ही वेक्टर के साथ इसको डॉट प्रोडक्ट कर दो तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको क्या समझाया कि एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होता है, एक्सटर्नल एफ नेट एक्सटर्नल अगर 0 हो जाए तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो गया। इतनी बातें तो हमने पहले से समझ रखी है। मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक मिसकंसेप्शन डेवलप कर लें, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे तो केवल डिपेंड कर ही नहीं रहा है ना। अगर ये ऐसा होता कि हाफ m टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर होता तब तो मैं मान लेता, बट ये भी नहीं है ट्रू। अब ये भी मैंने बताया आपको। इसीलिए अगर सिस्टम में नेट फोर्स 0 है तो काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, ऐसा हर बार सही नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फिर चेंज कैसे हो रहा है सर, ये बताओ। अगर कांस्टेंट नहीं है तो चेंज कैसे हो रहा है जब फोर्स ही नहीं है? तो क्योंकि आप इंडिविजुअल पार्टिकल के वेलोसिटी को जोड़ते हैं और तब काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसीलिए सिस्टम में अगर इंटरनल फोर्सेस हैं तो इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क होगा वो काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है, ठीक है।
तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए कि क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम था हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, और ऐसे ऐसे करते 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 हाफ mn vn स्क्वायर। ये था ना, इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल के आप काइनेटिक एनर्जी निकालते थे। तो अगर सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस हैं तो हो सकता है वो v1 को चेंज कर दे, या हो सकता है वो v2 को चेंज कर दे, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी को चेंज कर ही सकता है ना। तो अगर वो चेंज हो गया तो फिर इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम can be changed by work done by internal forces, ठीक है ना। इंटरनल फोर्सेस चेंज कर सकता है, इसलिए मैं कैन भी लिख रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनल फोर्स भी ना हो सिस्टम में, है ना, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इंटरनल फोर्स भी जीरो है, तब तो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन आप हमेशा बोलेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो फिर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज्ड बाय इंटरनल फोर्सेस वर्क डन। तो यही पॉइंट है इसका नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द मेन पॉइंट विच आई वांट टू हाईलाइट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज बाय इंटरनल एनर्जी या इंटरनल फोर्सेस, है ना, उसका वर्क डन चेंज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक तरह का मैं कंसेप्ट डेवलप कराना चाह रहा हूँ, वो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है, सी फ्रेम मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप समझ रहे हो, जहां से बैठ के देखते हो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सी फ्रेम का मतलब, सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मतलब सेंटर ऑफ मास में बैठ के चीजें ऑब्जर्व करने वाले, ठीक है। तो इट इज अ रेफरेंस फ्रेम, इट इज अ फ्रेम विच इज रिजिडली अटैच्ड, रिजिडली मतलब वो चेंज नहीं होगा, रिजिडली अटैच्ड टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास पे ये फ्रेम, मतलब ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास पे बैठकर हर चीज ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ वन, पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा ये लिख लो। तो पहले टू पार्टिकल सिस्टम के लिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसको जनरलाइज कर लेते हैं। तो टू पार्टिकल सिस्टम में क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2, है ना, बाय m1 प्लस m2, ये होता है। तो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, c का मतलब सेंटर ऑफ मास, क्या होगा, v1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही होगा। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, v2 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, क्योंकि आप उसके फ्रेम में स्टडी कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आप यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें, है ना, काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, या इन सी फ्रेम, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास या इन सी फ्रेम, तो क्या आप करेंगे, हाफ m1 वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ m2 वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ऐसे करेंगे। ये स्पीड है ना, मॉड है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाफ m1 वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, v1 माइनस vc, है ना, वेक्टर है ये, इसको इसी से डॉट कर दीजिए, v1 माइनस vc, इसको इसी से डॉट कर दिया आपने, ठीक है, प्लस हाफ m2 v2 माइनस vc डॉट विथ v2 माइनस vc, है ना। तो इसको आप अगर सॉल्व करते हैं, है ना, वेक्टर
डॉट प्रोडक्ट है, एक बार इसको इससे डॉट करेंगे, इसको इससे डॉट करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इससे करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग वी गेट। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800-2121-799। क्योंकि आपको रिजल्ट ही याद रखना है इसलिए मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। बाय सॉल्विंग वी गेट, जो रिजल्ट है उसको याद रखो। काइनेटिक एनर्जी with respect to center of mass is half m1 m2 by m1 plus m2 into v1 minus v2, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस आ रहा है, v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास 2 पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, ये आ गया। तो ये आपको याद रखना है फॉर 2 मास सिस्टम है, लेकिन ये क्योंकि आपने 2 ही लिया है ना, फॉर 2 मास सिस्टम। ये इसका एक्सप्रेशन है। तो इसको आगे हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। तो हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं। और म्यू का मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड मास, ठीक है ना, रिड्यूस्ड मास, क्योंकि ये मास कम हो गया एक तरह से। मतलब ये बस एक्सप्रेशन मिलाने के लिए कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी निकालना है किसी भी पार्टिकल का, तो आपको क्या करना है, रिड्यूस मास लेना है और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी लेकर सबट्रैक्ट कर देना है। रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, ये v1 और v2 किसके रिस्पेक्ट में था, v1 v2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था। ध्यान रखना कि v1 और v2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन जब आप इसको आपस में रिलेटिव लेंगे वो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आएगा। लेकिन जो फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आने वाला है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझना ध्यान से। आप विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ही काइनेटिक एनर्जी को निकाल रहे हो, ओके, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी को निकाल रहे हो, लेकिन जब आप वेलोसिटी ले रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहे हो और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हैं आप। तो यहाँ पे आप नोट करके लिख लो, वी रिलेटिव इज रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में रिलेटिव वेलोसिटी लेना है, ध्यान रखना है इसको। तो इसमें यहाँ वेक्टर बना देता हूँ मैं। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। फिलहाल इसको नोट कीजिए कि एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम होता है, वो फ्रेम है जहाँ सेंटर ऑफ मास में बैठकर देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास में बैठकर अगर आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में क्या निकल के आएगा, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, करेक्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, अभी मैंने देखा यहाँ पे मैंने विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिख दिया है, ये सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। मैं बोल रहा था ग्राउंड, लिख दिया सेंटर ऑफ मास। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम है, ओके, ये रिलेटिव वेलोसिटी जो आप ले रहे हो। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है, सपोज एक m1 है 1 kg का, जो कि मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और एक m2 4 kg का है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। यू हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या कर देना है, आपको वी रिलेटिव निकालना है पहले, वी रिलेटिव। तो वी रिलेटिव क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है और ये इधर जा रहा है ना, तो आप किसी को भी किसी से माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3i हो गया,
है ना, और ये -4j आपने रिलेटिव वेलोसिटी लिया, इसकी मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी आपको। तो इनको सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते आप, 3 में 4 को नहीं घटा सकते क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों की आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5। समझ में आया कैसे, तो √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो -4 तो +4 ही हो गया एक तरह से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √25, है ना, विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब बस काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या लिखोगे, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। म्यू कितना हुआ, 1 और 4 है, तो 1 × 4 बाई 1 + 4 इंटू 5 का स्क्वायर, है ना, m1 m2 बाई m1 + m2 इंटू v1 - v2 का मैग्नीट्यूड। तो ये ऊपर 4 हो गया, नीचे 5 हो गया, 5 और 5 एक कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 को भी काट लो, यहाँ 2 हो गया, एक 5 कैंसिल हो गया, तो 5 × 2 = 10 जूल। आया समझ। तो ऐसे करना है, आने वाले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको थ्योरी डेवलप करके दे रहा हूँ, है ना। कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होंगे वो बहुत आसानी से किया जा सकता है अगर आप सेंटर मास फ्रेम से स्टडी करेंगे तो, लेकिन आपको काइनेटिक एनर्जी फिर आपको सेंटर मास फ्रेम में लेना पड़ेगा। तो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। अब अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी सेंटर मास फ्रेम में कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी समझ पाओगे। तो मैं पहले आपको लीनियर मोमेंटम बताता हूँ सेंटर मास फ्रेम में कितना होता है। तो आइए सेंटर मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी देखने के बाद लीनियर मोमेंटम देखते हैं पूरे सिस्टम का कितना होगा। केवल 2 पार्टिकल नहीं है, n पार्टिकल्स हैं इसमें, है ना, कई सारे हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, m1 × v1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 × v2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m3 v3 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ऐसे ही n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं v1 - vc, ऐसे लिखते हैं, सारे वेक्टर ही हैं क्योंकि ये वेक्टर है, ठीक है, प्लस m2 v2 - v सेंटर ऑफ मास, है ना, इसी तरह से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। अब इसको मैं सिग्मा नोटेशन में कैसे लिख सकता हूँ, सिग्मा, क्योंकि आप जोड़ रहे हो सभी को, यहाँ 1 2 1 1 1 2 3 ये सारे हो रहे हैं, पर ये वैसा का वैसा ही रह रहा है। इसका मतलब आप आई का टर्म इसके साथ लगा सकते हो और इसके साथ भी लगा सकते हो, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा, सही है। ये हो गया सेंटर मास फ्रेम में, ये सेंटर मास है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा mi vi माइनस सिग्मा वी सेंटर ऑफ मास, ये बोलेंगे, सही है। तो मैंने किया क्या, मैंने बस ब्रैकेट खोल दिया। अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर mi से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, है ना, सिग्मा mi से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर दिया, सिग्मा mi सिग्मा mi। अब इस चीज को देखो क्या लिखा हुआ है, इस चीज को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, सिग्मा mi vi डिवाइडेड बाय सिग्मा mi, मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अरे ये तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास होता है, इसका मतलब इसके जगह क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। तो सिग्मा mi इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस सिग्मा mi इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये दोनों तो सेम है बिल्कुल। इसका मतलब इसका आंसर क्या होता है,
0, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि लीनियर मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज 0। क्या होता है? 0 होता है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 होगा, पर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का 0 नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि इसी को तो मैंने सॉल्व किया और आंसर 0 आ गया, देखो, ठीक है। तो इसको मैं यूज करने वाला हूं आगे, कहां पर? जब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा पूरे सिस्टम का। अभी तो मैंने केवल 2 मास सिस्टम का निकाला था, केवल सेंटर मास फ्रेम में। अब मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा सेंटर मास फ्रेम में, ठीक है। तो आइए करते हैं, यहीं पर ही कर लेते हैं। तो नंबर 3 लिख लेते हैं उसको, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का पता करना है, क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या करेंगे? हाफ m1 इंटू v1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ m3 इंटू v3 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और इसी तरह से हाफ mn vn विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया था इसको कैसे लिखते हैं। इसको लिखते हैं हाफ m1 v1 माइनस vc, ये वेक्टर हो गया। इसको अपने से ही डॉट कर दो, v2 माइनस vc, ठीक है, प्लस हाफ m2 v2 माइनस vc डॉट विथ, मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, इसको 1 कर लो। अपने को अपने से ही डॉट करना है ना। v2 माइनस vc, उसी तरह से हाफ m3 v3 माइनस vc को डॉट कर देना है v3 माइनस vc से अप टू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो mn vn माइनस vc को डॉट कर लो vn माइनस vc से अपने आप से। अब जब इसके ब्रैकेट को खोलोगे, जब इसको एक्सपैंड करोगे, तो कैसे कैसे करना होगा? 1 को 1 के साथ, 1 को c के साथ, c को 1 के साथ, c को c के साथ, ठीक है। इसी तरह से सभी में आपको करना पड़ेगा। तो करते करते क्या होगा, आपको एक ऐसी फॉर्म दिखने लगेगी, है ना, ऐसी फॉर्म दिखने लगेगी m1 v1 c m2 v2 c। तो जब इसको आप सिग्मा फॉर्म में लिख लेंगे, सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा सिग्मा हाफ, हाफ तो बाहर आ जाएगा, mi vi माइनस vc को डॉट करना है vi माइनस vc के साथ डॉट करना है, ठीक है। तो जब आप इसको इस तरह से खोलेंगे, है ना, तो जहां भी ये वाला फॉर्म दिखाई देगा, ये वाला फॉर्म जहां भी दिखाई देगा, जब इसको ओपन आप कर लोगे, तो इस जगह में इसकी वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे? 0, ठीक है। क्या पुट करोगे? उस फॉर्म में 0 पुट करोगे, ठीक है। तो 0 पुट करने के बाद मैं यहां लिख देता हूं बाय सॉल्विंग एंड पुटिंग सिग्मा
mi vi minus v center of mass equals to 0 we get by rearranging मतलब थोड़ा सा आगे पीछे इधर घुमाकर क्या निकलेगा, ये काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है, ये काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है, तो मैं रीअरेंज करके काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में लिखकर उधर घुमा के अगर लिखूंगा तो ऐसे आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम with respect to center of mass plus half sigma mi into velocity of center of mass का स्क्वायर। ठीक है, ये आता है। तो मैं कह रहा था कि हाफ m टोटल इंटू वी सेंटर ऑफ मास पूरा नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले जो पॉइंट मैं रेज किया था कि आप सोचो कि पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी ये बोलते हैं कि हाफ m टोटल इंटू वी सेंटर ऑफ मास, वो सही नहीं है, वो अधूरा है, उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या जोड़ना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ m टोटल इंटू वी सेंटर ऑफ मास इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ी थोड़ी थ्योरेटिकल बातें हैं जो आपको हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, पर अभी आप लिख लो, इसकी जरूरत अगले चैप्टर में पड़ेगी। लेकिन ये सारा पॉइंट आपको मैथमेटिकली फील कराने के लिए था कि पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी हाफ m टोटल इंटू वी सेंटर ऑफ मास नहीं होता है, वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर नहीं होता है, उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या जोड़ना पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास जोड़ना पड़ता है, तब ग्राउंड फ्रेम में निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि लीनियर मोमेंटम सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये वाला होता है। ठीक है, इसको रीअरेंज करोगे, सॉल्व करोगे तो ऐसा निकल के आ जाता है। ये वाले एक्सप्रेशन का अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए लिखूंगा तो क्या आएगा, यहां लिख देता हूं, एग्जाम्पल फॉर 2 मास सिस्टम, 2 मासेस सिस्टम। तो ग्राउंड फ्रेम में आप क्या लिखेंगे, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या लिखेंगे, हाफ म्यू, म्यू कितना हो गया, m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर प्लस m टोटल कितना हो गया, m1 प्लस m2 प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, प्लस नहीं है मल्टीप्लाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है 2 मास सिस्टम के लिए, मैंने सारी वैल्यूज लिख दी। तो अगर आपको इनमें से कोई एक वैल्यू निकालना हो तो 2 वैल्यू आपको पता होगा कि ग्राउंड फ्रेम में अगर निकालना हो तो आपको इंडिविजुअल वैल्यूज दे दिए जाएंगे, तो सेंटर मास फ्रेम में आप निकाल लेंगे। और ये वाला वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास अगर दिया जाए केवल, तो इंडिविजुअल पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको पुट करने के बाद आप इन तीनों एक्सप्रेशन में कोई भी 2 वैल्यू पुट करके तीसरा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ थियोरेटिकल बातें हैं, इसको बस आप नोट करके रख लो, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, लीनियर मोमेंटम सेंटर मास फ्रेम में 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट इक्वल्स टू हाफ m टोटल इंटू वी सेंटर मास, ये नहीं होता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा ये भी जोड़ना पड़ता है, तब जाके ग्राउंड फ्रेम में निकल के आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी सेंटर मास फ्रेम में। ठीक है, और अगर नेट फोर्स 0 है, अगर नेट फोर्स 0 है पूरे सिस्टम में, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास 0 होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का कांस्टेंट रहे ये नहीं बोल सकते आप, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, दैट इज नॉट ट्रू। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट रहेगा, दैट इज ट्रू, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास पे तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इस पे भी थोड़ा सा वैल्यू डिपेंड करता है। तो इंटरनल फोर्स में चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनल फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, केवल एक्सटर्नल फोर्स से आप काइनेटिक एनर्जी को कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इतना ही। अब कुछ क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट डेवलप करने के बाद, ठीक है बच्चों। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए।